तो चलिए हम अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं थ्योरी सेशन के लिए। जैसा कि कल हमने निश्चय किया था कि कुछ प्रश्न उत्तर और कुछ अनुभव की शेयरिंग करेंगे, तो मैं नीता मैम और जसी मैम को यहाँ पर इनवाइट करती हूँ कि हम आप अपने प्रश्न उत्तर जो भी आपके जहन में अंदर से आ रहे हैं उन उनकी बातें करेंगे कि ये प्रश्न आते हैं और उससे हमें क्या होता है, उसका उत्तर कैसे मिलें। तो जो ये प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं, प्रैक्टिकल बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। थ्योरी एक बिल्कुल अलग पार्ट है कि हलवा बनाना कैसे करते हैं, लेकिन हलवा जब बना कर देखेंगे तो खराब भी होगा, है ना, और हलवा अच्छा भी बनेगा। और कई बार बहुत अच्छा बनता है, कई बार खराब बनता है, कई बार ध्यान बहुत अच्छा लगता है और कई बार ध्यान नहीं लगता है ना। तो अलग अलग अनुभव होते हैं। कई बार पैरों में दर्द होता है, कई बार सिर में दर्द होता है, तो अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो चलो शेयर करते हैं। नीता मैम प्लीज, जैसे मैम आप आ जाइए और हम अपने प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग अनीता मैम प्लीज सभी। तो फ्रेंड्स हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको भी क्वेश्चन पूछना है। कल का भी एक अनीता मैम का था, वो हैंड रेज कर दे। पहले क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस अनीता जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। संगीता मैम को भी, जस्टी मैम को, वनिता मैम को मेरा दिल से हार्दिक नमन। मैम, मेरे को ध्यान का अनुभव तो ऐसा है कि जैसे अभी मेरे को नींद आ जाती है। मैं वैसे संगीता मैम के साथ काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, बीच में जैसे काफी गैप आ गया था। तो वैसे जीवन में काफी बदलाव हुआ है, मेरा जीवन काफी बदला है, काफी चीजों को समझा आप सबसे। और जैसे आपने मौन के बारे में बताया था, नीता मैम ने, हमें मौन कितना जरूरी है, पहले हम करते भी थे। और मैंने ये जो होता ना विपස්සना सेंटर, वहां भी मैं पिछले साल गई थी दिसंबर में। वहां काफी अच्छा लगा, जैसे पूरे 10 दिन तक हम मौन रहे थे वहां। और जिस दिन मौन खत्म हुआ उस दिन ये सोच रहे थे भी कैसे हम क्या शब्द बोले, कुछ नहीं बोला जा रहा था। और मैम जैसे मेरा तो ये अनुभव रहा कि हमें विपස්සना साल में एक बार जरूर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वहां जाके ही मौन रह जाता है, बिल्कुल सब चीजों से दूर हो जाते हैं हम, फोन से, घर से। काफी अच्छा लगा था वहां जाके। और जैसे खाना बनाना, मेरे को खाना बनाने का बहुत शौक था, है अब भी, पर पहले जितना नहीं है। पर मैं जब किचन में जाती हूँ ना, और मैंने अपने किचन को हमेशा अपना अभी मंदिर बना के रखा है कि जैसे वहां पे कोई चप्पल ना पहन के जाए, हम कोई भी चप्पल नहीं पहन के जाते किचन में। और खाना बनाती हूँ ना, तब मैंने एक बुक पढ़ी अभी, द सीक्रेट मैजिक, वो मंगवाई मैंने, पढ़ी। तो उसमें जैसे शुक्राना करना, वो बहुत सीखा मैंने उसमें, भी कितना शुक्रिया करना चाहिए। सुबह उठना है तो उठना कैसे है, सोते समय क्या करना है, हर चीज का। यानी कि मैंने पूरी अपनी लाइफ में इतना शुक्राना नहीं किया होगा जैसे जितना उस बुक को पढ़ने के बाद हर रोज किया है। और जैसे बुक की एनर्जी तो मैं बहुत महसूस करती हूँ जब मैं बुक पढ़ती हूँ। तो जैसे पूरी एक मेरे सामने जैसे एक फिल्म चलती है, बुक पढ़ती हूँ, उसकी एनर्जी को महसूस करती हूँ। और कुछ लाइनें लिखती भी हूँ। किचन में जाती हूँ मैम, मेरे साथ तभी होता है कि ये चीज भाई, हाँ किचन में गई हूँ और उसी टाइम में कुछ ना कुछ याद आता है, तब मैं कौन सी फ्रिक्वेंसी में होती हूँ पता नहीं। यही मेरा अनुभव रहा मैम,
काफी मेरा जीवन बदला है। और संगीता मैम का तो मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, या आपने तो बहुत चीजों से मुझे बाहर निकाला है। थैंक यू मैम। और जब पहले दिन नीता मैम और जस्सी मैम को भी देखा ना, तो मैं एक बार सोचती थी कि नीता मैम के साथ भी जैसे सेशन करना है। मैम का 4 बजे का सेशन नहीं हो पाता था। आप तीनों को देख के तो मैं बहुत खुश हो गई उस दिन। थैंक यू मैम, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जीता दी का भी थैंक यू मेरे अनीता जी। जीवन को बदलने के लिए। अरे देखिए, हम बोलते तो सभी के लिए हैं, पर जो अपने ऊपर मेहनत करता है ना वही पाता है ना। तो जी आपने मेहनत की तो पूरा क्रेडिट आपको जाता है। हम तो सिर्फ एक मीडियम थे। और जो आपने ग्रेटिट्यूड की बात बोली ना, मेरा दिल आपने खुश कर दिया। क्योंकि मैं लोगों को देखती हूँ हमेशा विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं, मतलब हमेशा पॉइंट आउट करते हैं मेरे साथ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ग्रेटिट्यूड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। और अगर अपन सोचने बैठेंगे ना तो 1,000 से ज्यादा रीजन है हमें अपने इस यूनिवर्स को थैंक्स बोलने के। पर उसके बावजूद बहुत कम लोग बोलते हैं। तो ग्रेटिट्यूड को जो आपने अपनाए हो ना, उसको कभी मत छोड़ना। सवेरे उठते साथ ही जो पहला थैंक यू और आभार करना है, वो खाना बनाते समय भी, वो वाली वाइब्रेशन बहुत अच्छा करते हैं, आप डालते हैं। तो आपने जो एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे कभी कभी नींद आ जाती है, कि आप हमेशा बोलते हैं, क्या नींद का, कि मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन को। नींद आ जाती है मैम, पर काफी गहराई में चली जाती हूँ तो पता नहीं, मैम की आवाज हाँ सुनती है ना तब फिर वापिस आ जाती हूँ। हाँ, तो वो हो सकता है कि आप ट्रांस में गए हो, नींद नहीं हो। क्योंकि कई बार हमारी गर्दन झुकती है तो हमको लगता है कि शायद हम सो गए हों, है ना, क्योंकि ट्रांस में हमें अपना होश नहीं रहता और नींद में भी हमको अपना होश नहीं रहता। तो जो हो रहा है ना अनीता जी, करते जाइए। और जी नींद कंप्लीट होनी चाहिए, और अच्छे से फेस वॉश करके आप आराम से मेडिटेशन करके बैठिए। और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर निद्रा भी होगी तो भी वो योग निद्रा का ही आपको फायदा देगा। और जो आपने जी विपश्यना रिट्रीट की बात की ना, तो साल में अगर एक बार जा सकते हैं तो अनिता जी जरूर जाइए। क्योंकि मैंने भी घर में मौन करके देखा है और रिट्रीट में करके देखा है, दोनों में बहुत फर्क है। घर में आपको मेड लोग को डायरेक्शन देना रहता है, कभी हस्बैंड को लिख जी देना पड़ता है कि ये मंगा दो, वो काम करना है। तो हमारा आई कांटेक्ट लोगों से होता ही है ना। और जी इशारे करते ही हैं, लिखते भी हैं हम बहुत। तो वो इंटेंस मौन नहीं हो पाता है जो ऐसी जगहों पर होता है। तो बहुत अच्छी जी बात है आप गए हैं, और जाइए अगर हो सकता है तो। जी मैम, मैंने जरूर सोचा कि साल में एक बार जरूर जाना है। आप कहाँ और रहते हैं? यहाँ अब मैं रोहतक के पास हूँ मैम, एक गांव है ब्राह्मणवास, गांव में हूँ। अच्छा, वहां उसके आसपास लगता है विपश्यना का। जी मैम, हम्म, कुछ ये है 15-20 किलोमीटर है, बढ़िया। ज्यादा नहीं है। हम्म, और ये जैसे हम जब 10 दिन का विपश्यना करते हैं ना, तो यहाँ रोहतक में फिर सेंटर है कि महीने में एक बार जाइए, और वहाँ 6 घंटे का मौन हमारा आराम से हो जाता है फिर। हाँ बहुत बढ़िया। जी वहाँ भी जाती हूँ, विपश्यना वहाँ भी करके आती हूँ, फिर मैं महीने में एक बार होता है। थैंक यू, जी आपने अपनी शेयरिंग करी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने अपनी शेयरिंग करी, पता नहीं कौन इसको सुन के इंस्पायर्ड होगा। और पत्री सर का एक डायलॉग मुझे याद है कि अगर आपने किसी दिन एक आत्मा को भी मोटिवेट कर दिया मेडिटेशन के लिए, तो उस दिन आलू पराठा जरूर खाना। तो थैंक यू अनीता, थैंक यू। जी मैम, मैम मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, क्या मैं आपको सुना सकती हूँ सबको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल सैल्यूट करते हैं हम। बोलिए। मैम जो मैं जैसे मैंने इसको नाम दिया है मेरे किचन के अनमोल रतन। अरे वाह। ये मेरे किचन के अनमोल रतन है। जैसे मैं किचन में खाना बनाना जाती हूँ ना, मेरे बर्तन है जैसे वो मेरे कैसे मेरा साथ देते हैं। यस यस यस। मेरे किचन के अनमोल रतन, कढ़ाई कड़छी तवा और चिमटा,
कढ़ाई, कड़छी, तवा और चिमटा ये सब मेरे दोस्त हैं। इनके संग जब मैं खाना बनाती, ये सब देते मेरा साथ है। इनके संग जब मैं बातें करती, बदले में देते मुझको प्यार है। खाना बनाना जब मैं शुरू करती हूँ, हाइड एंड सीक खेलते मेरे साथ हैं। कभी चाकू गुम तो कभी लाइटर गुम। प्यार से जब मैं उनको बुलाती, दौड़े दौड़े आते मेरे पास है। चाकू से जब सब्जी कटती, ट्रायंगल शेप है उनकी बनती। कढ़ाई में जब कड़छी चलती, मधुर म्यूजिक उत्पन्न करती। ऐसा सुंदर म्यूजिक बजता, ध्यान में जो ले जाता। खाना जब बनकर तैयार होता, प्रसाद रूप ले जाता। टेबल स्पून भी फिर दौड़ी दौड़ी आती, मुझको भी उठाओ, मुझको भी उठाओ, प्यार करो फिर खाना खाओ। गिलास भी फिर दौड़ा दौड़ा आता है, मिर्ची लगी, मिर्ची लगी, पानी पियो, पानी पियो। कटोरी भी फिर गुलाब जामुन लेकर भागी भागी आई। ये खाओ, ये खाओ, अपनी अग्नि को बुझाओ। और कुकर की तो मैं क्या कहूँ, सीटी मार मार कर अपने पास बुलाता है। और सीटी सुनकर उसके पास ना जाऊं तो अपना असली रूप दिखलाता है। थैंक यू मैम। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर अनीता जी। वाकई लग रहा है कि कुकिंग आपका ना पैशन है। और मेरे जी ख्याल से मैम, मेरे आप को बहुत बहुत शौक बहुत है। अच्छा खाना बनाते होंगे तुम। जी मैम, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। और जैसे मेरे बच्चे फास्ट फूड नहीं खाते हैं, मैं जो कुछ घर में बनाती हूँ वही खाते हैं वो। और उनके लिए जो भी अलग से कुछ बनाना है, मैं घर में ही बनाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारी सब लेडीज लोग की कर्म भूमि है वो, है ना। जी। जब आप इतने प्यार से लिख रही तो मुझे लग रहा था कि आप कितने प्यार से बनाती होंगी, है ना, तो कितनी अच्छी वाइब्रेशन आती होगी। मैम, जब जब ये चीजें मैं लिखती हूँ ना, तो मैं उस दिन जैसे घर में अकेली होती हूँ, उस टाइम मेरे साथ ही ऐसा होता है। किचन में खाना बनाती हूँ, जैसे कुछ लाइनें याद आती हैं, फिर मैं किचन में एक डायरी लेके बैठ जाती हूँ। फिर बिल्कुल। गैस बंद करती हूँ, लिख देती हूँ। इतनी ऐसे ही खुशी ना होती है। अनीता जी, अपने जो दिल की आवाज आती है ना आपको, वो लिखा करिए, जी मैम, है ना। धीरे धीरे लिखती और हूँ, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ते जाएगी। लिखती हूँ मैम मैं। पर पता नहीं, ऐसे हमेशा नहीं होता कि मैं सोचूं कि मैं लिख लूं। नहीं लिख सकती, स्पॉन्टेनियस होता है, वो अचानक से आता है ना अचानक संगीता से। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अचानक से आता है। और कभी कभी फ्लैशेस आती हैं, कभी किचन में फ्लैशेस आती हैं। तो और कभी कभी कमरे से आप निकल रहे हो तभी भी फ्लैशेस आती हैं। तो जरूर लिखना चाहिए। बहुत अप्रिशिएटिंग है अनीता, तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, बहुत अच्छा। है हाँ ना? और एक थैंक यू इंस्पिरेशन हो मैम। किचन के लिए तो स्पेसिफिकली। हमें अपने भाव के साथ रह के और किचन में काम करना चाहिए। ऐसे ही संगीता मैम ने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं जो उनको मेडिटेशन के दौरान फील होता है। बहुत बहुत सारी पेंटिंग्स आप इनकी पीपीटी में देखेंगे। तो ये सब क्रिएटिविटी अपने को एक्सप्रेस करना चाहिए, है ना। और कुकिंग का इतना शौक है तो कभी अच्छा खाना बना के किसी भिखारी को देकर, जो भूखा हो उसको खिला के देखना, और मजा आएगा। जी मैम, हम तो गांव में ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। अनीता। यस पुष्पा जी। आत्मवंदन सभी को। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं झारखंड बोकारो से हूँ मैम। मैं ध्यान में 2.5 सालों से हूँ। मैं ध्यान दुख करती हूँ मैम, और ध्यान से मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। बहुत क्या मतलब, मेरे लिए तो ये दूसरा जन्म है। जब से मैं ध्यान में हूँ तब से। लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है मैम, कि मैं जब भी ध्यान में आती हूँ ना, तो ज्यादातर सो जाती हूँ। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती हूँ। और पीछे की ओर लेट जाती हूँ, और फिर मुझे गहरा नींद आता है कि क्या होता है पता नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं सो जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है, वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम। कहाँ दर्द होता है आपको पुष्पा जी? मेरे दोनों घुटने जो है ना मैम, दोनों घुटना मेरा खराब हो चुका है। अच्छा, तो और आप बैठते बगैर कैसे सुई के पोजीशन में है?
मैं पैर को फैला करके हाँ पैर हाँ के ऊपर पैर रखती हूँ, और साथ में पिल्लो रहता है मेरे घुटने के नीचे। हाँ हाँ हाँ। और तब मैं बैठती हूँ, आधा घंटा बैठती हूँ, 1 घंटा बैठती हूँ, फिर मैं पीछे की ओर लेट जाती हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब मुझे नींद आ जाता के है। बाद तो आपको नींद आएगी ही, है ना? तो मैं 3 घंटे भी मतलब बैठती हूँ, करती हूँ, लेकिन पूरा ज्यादातर मैं सो ही जाती हूँ। हम्म। फिर नहीं तो मुझे आपका लिंक मतलब मिला, बहुत अच्छा है आपका जो ये ध्यान का जो है चल रहा है, मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। अभी कुछ ज्यादा ही मैं फिर से गिर गई थी, तो मेरा पैर फिर से जो है ना चल फिर नहीं पा रही थी, लेकिन अभी मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा है लेकिन फिर मैं चल रही हूँ। और आप लोगों का जो होता है ज्ञान भरा सेक्शन बहुत अच्छा मुझे फील करा रहा है, नए नए मुझे अनुभव भी हो रहे हैं। लेकिन मैं और गहरा ध्यान में मैं और आगे जाना चाहती हूँ। मैं खुलकर बोल नहीं पाती हूँ, मुझे 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन मैं कुछ जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, मन में ही मेरा रह जाता है। महीनों भर मैं सोचती हूँ तब मैं कुछ बोलती हूँ, चाहे घर हो, चाहे जूम सेक्शन हो, चाहे बाहर के लोग हो, मैं कुछ कोई भी जल्दी चीज ना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। मेरी ये भी प्रॉब्लम है। नहीं नहीं आप पुष्पा जी, बताइए सजेशन। जी मैम। आप करते रहिए मेडिटेशन, और मैं तो आपको एक सजेस्ट करूंगी कि आप ना बैठ कर ही करिए, हमारा सहस्त्रार ऊपर ही रहना चाहिए। जी तो मैम। जैसे आपके पैर दर्द दे रहे हैं ना आधे घंटे के बाद, तो लोगों के अंदर एक मिथ है कि हमको अपने स्थिर आसन में ही बैठना है, अपने मूवमेंट्स नहीं करना, ये ना मिथ है। बुद्धिज्म वाले लोग क्या करते हैं कि अगर जब आपके पैरों में दर्द हो रहा है या कहीं जकड़न हो रही है, तो वो कहते हैं कि बिना आंख खोले अपने पैरों की पोजीशन को आप बदल लीजिए, ओके। है ना? तो आप जी। कोशिश करिए कि आधे घंटे के बाद जब आप पैर के ऊपर पैर रख रहे हैं ना, उन दोनों को पैर को खोल दीजिए। जरूरी नहीं है कि पैर का लॉक भी लगा हो, क्योंकि एक ओके। पैर के ऊपर दूसरा पैर रहता है ना, तो कभी कभी ब्लड प्रेशर वहां का बढ़ जाता है। तो पैरों को आप ऐसे खोल के, आप समझ रहे हैं ना, ऐसे अपन जी। बैठते हैं पैरों को करके, तो आप ऐसे कर दीजिए या ऐसा पोजीशन कर दीजिए। बिना आंख खोले पैरों की पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं, पर ओके। कोशिश करिए कि आप लेटे नहीं, लेटने से आपको नींद आएगी ही। जी। सहस्त्रार और अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसको सीधा रखना है। तो 30 मिनट से आप 40 मिनट करिए, है ना? 40 मिनट से आप धीरे धीरे 45 मिनट करेंगे, और अपने घुटनों से अपने पैरों से ना कम्युनिकेट भी करिए, उसको प्यार करके सहलाइए, क्योंकि हमारी हर बॉडी में सेल मेमोरी है। तो हमारे पत्री सर भी कहते थे कि अपने शरीर से बात करना सीखना चाहिए। आप उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनको बोलिए कि देखो मेडिटेशन करने के बाद अपन आराम से आराम करेंगे, ऐसे कमांड करते हैं ना, कमा जी मैम। देते हैं मैं ना, करती हूँ, वैसा सुबह भी आदेश। करती हूँ, सो करके हाँ उठने के बाद और सोने के पहले भी करती हूँ। हाँ, तो मेडिटेशन के समय भी उनको बोलिए कि अभी हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद हम आराम करेंगे, अभी मुझे मेडिटेशन करना है। तो आपका ना संकल्प धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। 30 मिनट से 40 मिनट, 40 मिनट से 45 मिनट करोगे। और दूसरी बात, जो आप कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहे हैं कि आप नहीं बोल पाती हैं, तो जी। अपने आप को ना एक्सप्रेस करना सीखिए। आप किसी पेड़ पौधे के पास जाइए, अपने दिल की पूरी बात बोलिए। भगवान की मूर्ति होगी, वहां जाके बोल के अपने आप को एक्सप्रेस करिए। और हम तो बोलते हैं सबसे अच्छा है अपनी आत्मा, अपने आप से कम्युनिकेट करना। तो आईने के पास खड़े हो जाइए, अपने आंखों में आंखें डालिए। हमारी आंखें क्या होती हैं? विंडोज हैं, आत्मा की खिड़कियां हैं। अपनी आंखों में आंखें डाल के बताइए कि पुष्पा, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, है ना? तुम बहुत अच्छा बोलती हो, क्यों नहीं बोल पाती हो? बोला करो। अरे जिसको सुनना है सुने, जिसको हंसना है हंसे। मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, तुम एक्सप्रेस करो, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप को प्यार करो आईने के सामने खड़े होके। तो 5-5, 10-10 मिनट भी रोज बात करेंगे ना आईने के साथ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और थोड़ा सा खुलना सीखिए, मतलब एक्सप्रेस करिए। आज औरतों के पास थायराइड प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को दबा दिया है। मेरा मुझे भी है मैम, वो भी हाई रहता है। बिल्कुल, तो रहेगा ना, आप अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है, तो आपकी जो वाणी है ना, उसको आप सप्रेस कर रही हैं। तो आप
पेड़ पौधों के पास जाइए, भगवान के पास बैठिए, आईने के पास बैठिए, या किसी के साथ भी आप बस थोड़ा सा खुलना शुरू करिए। ठीक है, अपन अपने गुस्से को भी जब नहीं निकाल पाते हैं ना, तो पेड़ पौधों के पास जाके बोल देना कि मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही थी, उसको ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को क्यों बोला ऐसा उसने, ठीक है मैंने उसको माफ कर दिया, पर उसको ऐसा आइंदा से नहीं बोला कि, मतलब आप बोल रहे अपना एंगर जो है उसको चैनलाइज कर देना है कहीं पे भी, तो आपकी ये थ्रोट चक्र खुलेगा। क्योंकि मुझे भी थायराइड हुई थी, क्योंकि मैं कई अपनी बातों को सप्रेस करती थी, तो मैंने फिर एक्सप्रेस करना शुरू किया, और अब तो खैर कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेसिव हो गई हूँ तो तो करिए। मैं और भी चाहती हूँ मैम कि मैं आप लोग की तरह बातें करूँ और सबको मैं ध्यान से जोड़ूं, ध्यान के बारे में बताऊं। सब हो जाएगा, आपने एक अच्छा इंटेंशन रखी हुई है ना, बस उसमें थोड़ा सा एफर्ट और करिए फिजिकली। और देखिए हमारे मैम हमारे किसी के भी पंख लगे हैं, हम तीनों के जो आप देखते हो पंख लगे हैं नहीं लगे हैं ना, बिल्कुल ठीक आपके समान है पुष्पा जी हम लोग, है ना, तो आप कर पाएंगे। और जो मैंने आपको बोला है ना वो करिए, मेडिटेशन भी बढ़ाइए। जब भी हमको कोई बीमारी होती है ना, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, हमारे पत्री सर हमेशा कहते थे कि अपनी एज से दुगुना या तिगुना बैठना चाहिए, क्योंकि हम जितनी एज के बराबर बैठ रहे हैं वो हमारे अभी ये लाइफ के लिए सर्वाइवल मोड पे है। पर जब अपने को हीलिंग चाहिए ना, तो मेडिटेशन को बढ़ाना चाहिए, दुगुना तिगुना ऐसा। तो आप मैम मुझे सबने बोला था, तो मैं जो है ना सुबह में 3:30 से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक मैं बैठती थी, 3 घंटे में बैठती थी सुबह में। हाँ हाँ, तो इतना ध्यान में मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर पता नहीं सोती हूँ कि क्या करती हूँ, ध्यान में हूँ नहीं होती हूँ। सोएंगे तो उतनी हीलिंग कम होएगी ना। आप समझिए कॉन्शियस रहना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है अपनी सांसों के लिए, अपने पूरे आसपास के लिए। बाकी एक डॉक्टर चीज साहिबा फायदा हुआ आपको ज्यादा मैम, बताएंगी। एक फायदा मुझे हुआ मैम, हाँ, हाँ, ध्यान नीता करते मैम आप समय देखो। मैं जो क्या हाँ, फायदा हुआ? बोलिए पुष्पा जी। जैसे मैं ध्यान में जब आई ना, तो 6 मंथ के बाद मेरे पैर जो है पूरा खुलना शुरू हो गए। हम्म। पहले मैं सुई के बाद ही मतलब चल पाती थी, दोनों घुटना में जब मेरा सुई होता था तो ही मैं चल पाती थी। और अब 4 सालों से मुझे कोई सुई नहीं मतलब हुआ है, मैं बगैर सुई के चल रही हूँ। ये मुझे फायदा हुआ। ये जो भूलने वाला जो है ना, वो मुझे अभी तक मुझे नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश करूंगी जैसा आपने बताया मैं उसे भी करूंगी। हाँ बिल्कुल। हाँ देखो संगीता पुष्पा, दी। हाँ पुष्पा जी, जैसे एक्सप्रेशन, जैसे आप जब आप बोल रहे थे ना कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो जी हमारा जो है ना, जैसे एक प्राण शरीर एक मन शरीर है, तो आपके मन शरीर का जो दायरा है ना वो बड़ा हो गया है, कि मन में कुछ कुछ विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम्म, तो एक्सप्रेस अगर हम करते भी है ना, जैसे मतलब हम कोई भी एक्सप्रेस जब करता है, तो ना सामने वाले से आशा रखता है, एक एक्सपेक्टेशन होती है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन बिना रखे हुए आप अपने बारे को, अपने बारे में एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन हमारी जो हैबिट है, जो मन है ना, उसका सारा संबंध मस्तिष्क के साथ होता है। मन और मस्तिष्क दोनों मिलके काम करते हैं। अगर आप ये फिल्टर करने लग जाओ ना कि मुझे ये काम करना है, ये चीज मुझे एक्सप्रेस करनी है, तो आप जब एक्सप्रेस करोगे और दूसरों को बताओगे, है ना, तो वो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अगर एक्सप्रेस करते हो, तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर हम एक्सपेक्टेशन करें, अरे मैं तो एक्सप्रेस कर रही हूँ, देखो भाई मेरे बारे में सुनो भाई, मैं तकलीफ में हूँ, तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। तब आप एक्सप्रेस करोगे तो घर का माहौल भी अच्छा रहता है। तो एक्सप्रेशन देना जरूरी है। जैसे नीता जी ने कहा कि आप पेड़ पौधों के पास जाके अपने आप को बात कर सकते हो, एक मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने ही आंखों को देख के मिरर में आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, डायरी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपका एक टाइम शेड्यूल भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम शेड्यूल अगर आप बनाओगे तो फिर आपकी जो सिटिंग एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे आधे घंटे से 40 मिनट करोगे, तो सोना सोना तब आता है जब हम या तो दिन भर में अपने मन के विचारों से थक जाएं,
या दिन भर में हम अपने फिजिकल बॉडी के साथ कोई हम काम कर रहे हैं तब थकावट हो जाए, तो हमें फिर मेडिटेशन में कुछ देर के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है। तो वो एक तो नींद है और एक ट्रांस में जाना, दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। तो आपको धीरे धीरे अपनी बैठने की जो प्रैक्टिस है वो 30-40 ऐसे मिनट बढ़ाइए, और साथ में अपने आप को एक्सप्रेस जो करना है वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करिए। अपने ओके। ऊपर अपने ऊपर वर्क करना है। दूसरों के बारे में एक्सप्रेस करने का कोई मतलब नहीं है ना। अपने बारे में आप एक्सप्रेस करो कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मुझे ये खाना पसंद है। अपने बारे में बताओ आप दूसरों को कि मेरे को अच्छा नहीं लगता जब आप तेज बोलते हो। घर में कोई भी अगर कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, कोई बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये एक्सप्रेस करो कि मैं ऐसा चाहती हूँ, मेरे को ऐसा अच्छा लगता है ना। अगर आप लेट उठते हो तो मुझे खराब लगता है, लेकिन अगर कोई लेट उठ रहा है तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैंने बोल दिया और वो उठ जाएगा, है ना। तो ये आपको अपने मन के भाव की शुद्धि करनी है। अगर आप शुद्धि करोगे तब आपका कहीं मन शरीर जो है वो खाली होगा। मन की बात करते हैं ना हम, कि अपने विचारों को घटाएंगे, क्योंकि हम अपनी सांसों के साथ हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी सांस के साथ रहोगे तो मन शरीर घटता है, और जैसे जैसे मन शरीर घटेगा सीधा प्राण का शरीर हमारे उस विज्ञान शरीर से जुड़ता है। तो विचारों को कम करिए, धीरे धीरे फिल्टर करिए कि मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, है ना। तो ये चीज आपको खुद में प्रैक्टिस करनी है। डायरी मेंटेन करिए आप। पेड़ पौधों के साथ जाके पेड़ पौधों को पानी दो, थोड़ा खुरपा चलाओ। तो अपनी टाइम मैनेजमेंट आपको बनानी पड़ेगी। तो बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, ओके। एक्सप्रेस करो, आप बोलो, बात करो, है ना। पेड़ पौधों से कर लो, भगवान की कोई मूर्ति है उससे बात कर सकते हो, अपने आप से बात कर सकते हो। डायरी मेरी तो एक प्रैक्टिस है। मैं जो भी कुछ मैं हमेशा लिखती रहती हूँ। अभी भी मैंने डायरी और पेन लिया हुआ है, जैसे कुछ मन में आया वो मैंने यहाँ लिख दिया। ग्रेटिट्यूड लिखा है, अभी जब अनीता जी बात कर रहे थे आपका आया तो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है कि एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपनी डायरी को मेंटेन करें, जो भी आपको अच्छा लगता है जिस भी तरीके से, तो वो आपको एक्सप्रेशन में फायदा होगा आपको। ओके। बाकी हम टाइम टू टाइम ये प्रोग्राम करते रहेंगे, तो आगे जो भी आपके अनुभव होंगे वो आपसे जरूर सुनेंगे। ओके। ओके। थैंक यू। पुष्पा जी, एक महीने के बाद हम लोग को जरूर बताइएगा कि आपके कम्युनिकेशन में कितना फर्क पड़ रहा है ना। ओके मैम। थैंक यू मैम, आप सबको भी। थैंक यू। यस सुनीता जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक आवाज आ रही है मैम मेरी? सबसे पहले बताइए कहाँ से रहते हैं, कहाँ के हैं आप लोग? अ, मैम मैं दिल्ली से हूँ अच्छा अच्छा। और कोविड के टाइम से ही मैं मेडिटेशन से जुड़ी हुई हूँ। आपका भी ज्ञान भारत भी यूट्यूब से मैं करती हूँ। संगीता मैम से भी जुड़ी हुई हूँ मैं। हम्म, चेंजेस तो मैं फील कर रही हूँ मैम। काफी चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं गहरे ध्यान में नहीं जा पाती। मतलब पहले जैसे 1 घंटा तो बैठती हूँ, 1 घंटे के बाद फिर लगता है कि नहीं अब नहीं, अब और बैठना है, अब और बैठना है। तो शुरू में तो थोड़े मेरे भी विचार ज्यादा आते रहते हैं। अभी मैम मेरे को ये कैंसर डिटेक्ट हुआ है। तो ब्रेस्ट कैंसर है मेरा। इनिशियल स्टेज पर ही पता चल गया था। तो कीमो चल रही है मेरी। और इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि जब से ही मेरे को ये पता चला, पहले तो थोड़ा डिस्टर्ब रही थी मैं कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, खाना पीना मेरा रूटीन सब कुछ ठीक है, और जो भी है अपने अंदर अपनी शुद्धि मतलब वो भी कर रही थी, मैं रिलीजिंग भी कर रही थी, लिख लिख करके बर्न करना जो भी है, यू कैन हील योर लाइफ वाला। तो ये आया थोड़ा तो रही डिस्टर्ब, लेकिन उसके बाद मैंने एक बार भी मतलब मुझे ये कंप्लेन नहीं आई कि भगवान ये मुझे क्यों हुआ है। तो मैं बार बार बस यही कहती हूँ कि भगवान जो भी ये कुछ आया है ना, क्या सिखाने के लिए आया है, बस मुझे उसका ज्ञान मिलना चाहिए। तो मैम मैं कैसे जान पाऊँ, कैसे अपने आप को मैं और जल्दी हील कर पाऊँ, और कैसे मैं मतलब अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को कैसे बढ़ाऊँ मैं, ये सब चीजें मेरे को जानना था। और मेरे को एक सियाटिका नर्व भी मेरी कंप्रेस है, तो मेरा ना राइट लेग जो है, राइट फीट जो है वो नमनेस है उसमें। आप हम्म। सुन पा रही हैं मैम मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल सुनीता मैम, सुन रहे हैं बिल्कुल। और देखिए,
मतलब आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है। और आप इस डिसऑर्डर में हैं, तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हमारा हृदय चक्र है ना, और हमारा थाइमस ग्लैंड होता है, और हमारा विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र, ये जो इम्प्रिंट्स बनते हैं, जो हम कई दिनों से बात कर रहे हैं कि जो इम्प्रिंट्स होते हैं वो डिफेक्टिव इम्प्रिंट्स होते हैं, और उसी की वजह से हमारे ऊपर बीमारी आती है। ठीक है। तो जो ब्रेस्ट का एरिया है, जो हृदय का एरिया है, जो थाइमस ग्लैंड का एरिया है, जो थायराइड का एरिया है, जो लंग्स का एरिया है, तो यहाँ पे जब संकुचन होता है हमारे इमोशनल बॉडी के साथ, जब हम कहीं संकुचन करते हैं, प्यार के भाव में नहीं आते हैं, कहीं पर हमारे मन के अंदर कुछ ऐसे विचार चल रहे होते हैं, हम अपने उस संकुचन में रहते हैं, प्यार नहीं बांट पाते, तो जब हम प्यार नहीं बांट पाते तो हमारा हृदय चक्र, हमारा ब्रेस्ट का एरिया, हमारा थाइमस ग्लैंड जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम रहता है, वो उसके चारों तरफ का जो सॉफ्टवेयर है, जो जहाँ पे जाल बनता है, प्राण शरीर जहाँ पे बन रहा है, उन प्राण शरीर के भीतर उनमें इम्प्रिंट्स में डिफेक्ट आने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने अंदर जाके आंख बंद करके ये देखना है कि मैं ऐसा कौन सा कार्य कर रही हूँ जिससे मेरा गला, या जिससे मेरा हृदय, या जिससे मेरा ब्रेस्ट का एरिया संकुचित हो रहा है। मान लो कि मैं खाना बनाती हूँ, उदाहरण दे रही हूँ, कि और मैं सबको इक्वली नहीं बांट रही हूँ, ये उदाहरण है ना। मान लो कि मैं अपने बच्चे के साथ प्यार ढंग से नहीं कर रही हूँ, मान लो मैं मेरे अपने पार्टनर के साथ मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। देखो, ये दिल की बात है सारी। जो ब्रेस्ट कैंसर या ब्रेस्ट एरिया होता है, वो हमारे थाइमस ग्लैंड से, हमारे हृदय से, हमारे फेफड़े से, और हमारे डायफ्राम के ऊपर के हिस्से में कहीं संकुचन होता है, तो कोशिकाओं में वो चेतन तत्व की कमी हो जाती है। तो मेडिटेशन फायदा करता है, और उसमें, लेकिन उसके साथ साथ आपके जो भाव हैं उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा भाव आपको आता है कि, देखो, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके माध्यम से आए हैं, है ना। खलील गिब्रान हमेशा बोलते हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू, है ना। पार्टनर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पैरेलल हैं, हम दो आत्माएं कभी एक नहीं हो सकती। खलील गिब्रान की बात बता रही हूँ। वो कहते हैं आप पति पत्नी हैं तो दोनों पति पत्नी पैरेलल, दो एक प्यालों की तरह हैं, तुम एक नहीं हो सकते। एक ब्रेड का टुकड़ा हस्बैंड हो जाए और एक ब्रेड उसका जो पार्ट है वो पत्नी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दो ब्रेड रहेंगी, दोनों पैरेलल चलेंगे, वो एक नहीं हो सकते। तो ये चीजें हमें अपने हृदय में, सबसे बड़ी जो हृदय की बात होती है वो हमारे बच्चों की होती है, हमारे पार्टनर की होती है, या हमारे फैमिली मेंबर की होती है। तो हृदय जब विकसित होने लगता है तो ये बीमारियां अपने आप खत्म होने लगती हैं, क्योंकि भाव शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो भाव शरीर में आपको परिवर्तन लाना, प्राणमय शरीर में आपका मेडिटेशन, आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, योगिक प्रैक्टिसेस, वो काम करेंगी, और आपके ब्लूप्रिंट जो डिफेक्टिव हो गए हैं वो ठीक होंगे। लेकिन उसके पीछे का जो शरीर है, जो मन शरीर है, जो इमोशनल बॉडी है, उसमें फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो प्राण शरीर में फिर से डिफेक्ट पैदा होंगे, वो जो ब्लूप्रिंट्स हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी ही स्टडी करनी है ना। अपनी स्टडी में आपको ये करना है कि मेरा ऐसा कौन सा भाव आ रहा था पिछले 1 साल से, या 2 साल से, या 3 साल से, या 6 महीने से, कि जिस भाव की वजह से मेरे को ये ब्रेस्ट में डिसऑर्डर हुआ, इम्बैलेंस हुआ, है ना। ब्रेस्ट देखो वो तो प्यार मैम मुझे पता है। दिखाती है। पिछले, बोलूँ बत मैं? हम्म। हाँ, पिछले 6 महीने से मैम थोड़ा मैं वो कर रही थी, जैसे मेरी ना पिछले अक्टूबर में ऋषिकेश गई थी, तो वहाँ ये नर्व कंप्रेस हो गई थी। तो घर में थोड़ा काम का बर्डन बढ़ गया था, हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, बेटी का भी थोड़ा सा आपको मालूम है, सौम्य कर रहे थे।
तो मतलब काम का बर्डन इतना ज्यादा था, मैं रेस्ट नहीं कर पाई और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाई। तो थोड़ा सा अंदर से मैं फील कर रही थी कि मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं कर नहीं पा रही हूँ, और अंदर से मैं हर्ट था जैसे। और पुराने भी थे मेरे जैसे, काफी कुछ मैंने झेला है, जो भी मेरे कार्मिक हो रहे होंगे। मैंने अपने बच्चे, 4 बच्चों को मैंने खोया है। तो ये तो मैं नोटिस कर रही हूँ कि पिछले कुछ तो 6-7 महीने से मैं सुनीता बहुत मैम ज्यादा आपको, अंदर से टूटी हुई सी थी। तो सुनीता मैम आपको ना एक्सेप्टेंस, एक तो एक्सेप्टेंस, एक फॉरगिवनेस अपने अंदर, कि मैं अब अपने आप को माफ कर रही हूँ, मैं इवॉल्व हो रही हूँ। ठीक है, ये आपको 5-10 मिनट एक प्रैक्टिस करना है कि मैं अपने आप को माफ करती हूँ, अब मेरी आत्मा जिस स्थिति में थी उससे ऊपर इवॉल्व हो रही है। इवॉल्व कैसे होती है? आप हग करो अपने बच्चों से। इवॉल्व कैसे हो रही है? आप दिल खोल के दूसरों को बांटो। ये दिल खुलेगा तो जो ब्रेस्ट का एरिया होता है ना, टोटली हमारे हार्ट चक्र से रिलेटेड होता है। तो आप दिल खोल के हंसो, दिल खोल के बात करो, अपने एक्सप्रेशंस दो, दिल खोल के। अपनी कुछ डायरी, आप कह रहे हो कि मैं लिखती भी हूँ, तो आप अपनी डायरी में लिखिए कि मेरा ये भाव में अब सुधार आ रहा है। अभी तो मैम मेरा ना कुछ करने का मन नहीं कर पा रहा है, जब से ये थोड़ा कीमो वगैरह चल रही है। तो मतलब अब छूट गई हूँ, बस मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ। बुक भी हम्म। पढ़ने की कोशिश करती हूँ, 1-2 पेज ही पढ़ पाती हूँ। कल गीता शुरू करी थी, बस थोड़ा सा फर्स्ट वाला ही वो किया। तो थोड़ा सा मन अब इन चीजों से हट सा रहा है थोड़ा। नहीं सुनीता मैम, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे, दिल नहीं हटाना है। दिल के, दिल और आपका जो इमोशनल बॉडी है, जो मनस है आपका, उसमें आपको सुधार करना है। भगवत गीता, भगवत गीता का मतलब ये है कि आप अब वो कार्य कर रहे हो जिससे दूसरे खुश हो, है ना। भगवत गीता पढ़ो, आप 1 श्लोक पढ़ो, 2 श्लोक पढ़ो, वो एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन जो प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल बात ये है कि हम अपने सारे चारों तरफ जो लोग हैं उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करें। और यही हमारा एम भी है, ये हमारा एम है। और अब सिर्फ तो मैम मनुष्य सभी नहीं। से बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत केयर भी कर रहे हैं, बड़ा चेंज आया है उस दिन से ना। सभी बहुत केयर भी कर रहे हैं। अब मुझे नहीं लग रहा कि किसी के लिए जो था भी, जैसे और फैमिली मेंबर्स के लिए था भी, इन लॉज के प्रति। हम्म। तो अभी मैं जैसे फील करना चाह रही हूँ, पता नहीं होगा कहीं किसी कोने में दबा हुआ, लेकिन वो पहले वाली फीलिंग शायद नहीं है अभी। और बाकी अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए तो नहीं, मुझे लग नहीं रहा है, और पता नहीं किसी कोने में दबी हुई हो तो। ठीक है, तो आप कुछ अपना मेडिटेशन और साथ में कुछ योगिक प्रैक्टिसेस हैं, आप मेरे को जब नमस्ते भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक प्रैक्टिस बता दूंगी। लेकिन वो प्रैक्टिस सिर्फ आपके प्राण शरीर के ब्लूप्रिंट में कुछ बदलाव लाएंगे। अगर भाव शरीर में परिवर्तन नहीं होगा तो प्रैक्टिस काम नहीं आएंगे। आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और आपके भाव शरीर के भीतर आपको अपने भाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट का एरिया जो होता है ना, जैसे माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो ऑटोमेटिकली वो दूध आता रहता है ना। सेम इसी तरीके से आप एक ममत्व का भाव रखोगे ना, तो आपका ये जो बीमारी है ये ठीक हो सकता है, अगर आप अपने अंदर से ये विल पावर क्रिएट करें कि यस, मेरे को ठीक होना है, और एक मेरे को एक मदरहुड की तरह काम करना है। मदरहुड का साइन है ये, है ना। तो मदरहुड में क्या होता है कि आप अपने आप को सरेंडर करके दूसरों के लिए काम करना, ये आपको करना है। इमोशनल बॉडी प्यासी होती है, उसको प्यास लगती है इमोशनल बॉडी को, कि मैं तड़फ रही हूँ, तुम दूसरों को प्यार दो। तो ये आपको काम करना है। ओके, तो थैंक यू सुनीता मैम, बहुत बढ़िया था। थैंक और आप बिल्कुल अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखिए। ठीक है। यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनीता जी, मैं आपको बिल्कुल संगीता जी की बात को फिर से दोहराते हुए बोलूंगी, और जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, कैंसर कोई अचानक नहीं होता है ना। कभी भी 1 साल 6 महीने के कारण नहीं हुआ है। हर ये जो बीमारियां हैं ना, उनका एक बीज हम लेकर आते हैं अपने कर्मा के कारण। फिर इस जन्म में आपने कुछ उस कड़वाहट को, अपने प्यार को संकुचित कर दिया, तो वो बीज फूट गया, अंकुरित हो गया।
अब फिर से आपको वो सिचुएशन लानी है जो उन्होंने कहा कि अपने भाव शरीर को आपको एक्सपैंड करना है। मोस्टली नहीं तो कैंसर क्या होता है कि लोग ठीक तो हो जाते हैं, फिर से रीऑकर हो जाता है ना, 4 साल या 7 साल के बाद फिर से वापस आता जी। है, क्योंकि वो टेम्पररी हीलिंग कर हम्म, रहे हैं। अगर आपको परमानेंट हीलिंग चाहिए, अभी तो आपका हो पर इसके बाद भी होता रहे, कभी नहीं वापस आए, तो वो जो बता रही हैं आपको प्रैक्टिसेस, और अब देखिए उनका तो रिसर्च है, हम तो सिर्फ पढ़ते हैं, है ना, तो मेरे नॉलेज और उनके नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। तो सुनीता जी बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट रहिए, और आप ये मत सोचिएगा कि मैंने फॉरगिव कर दिया है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को भी धोखा देते हैं। फॉरगिवनेस वाकई आपने किया है कि नहीं किया है, कुछ टेस्ट होते हैं। आप जिसको फॉरगिव किए हो उसको, उसकी प्रशंसा सुन सकते हो क्या? वो कभी मदद करने मांगने आएगा तो आप कर सकते हो क्या? ऐसे कई चीजें अपने आप को देखना पड़ता है कि वाकई मैंने फॉरगिव किया है कि नहीं किया है, और बिल्कुल मैम माफ एक कर। चीज पूछूं मैं, हाँ, जैसे फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है तो जैसे मेडिटेशन में बैठी मैं, उसके बाद करूँ, कब करना चाहिए ये, और मतलब कैसे करना चाहिए, ऐसा थोड़ा ऐसा इसके नहीं बारे है में भी। कि ये लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम मेडिटेशन में करके उनको माफ कर दें। आप कभी भी एनी टाइम दिल से आप उनको कभी भी बैठ के माफ कर सकते हो। आप खुद सोचिए, आप कर्म सिद्धांत पढ़े हो, हाँ थोड़ा पढ़ा है है ना? मैम, सुना है वी सबके। क्रिएट अवर ओन रियलिटी। अगर मेरे अच्छा। रिश्ते, मेरे घर में, मेरे आसपास के जो भी इंटीमेट रिलेशनशिप होती है ना, वो सब हमारे कार्मिक रहते हैं। जी जब हम जी। खुद उनको लेकर आए हैं तो हम उनको माफ भी तो कर सकते हैं। वो खुद नहीं आए हैं, खुद आपको नहीं करे, कुछ ना कुछ कार्मिक बॉन्ड है। तो आप बिल्कुल। उनको कभी भी, चाहे मेडिटेशन में या कभी चिंतन मनन करिए। कहा जाता है कि रात को आप बैठ के कभी सोचा करिए कि दिन भर में मैंने क्या क्या गलतियां करी और कहाँ कहाँ पे मैं थोड़ा रूड हो गई, तो आप बिल्कुल उनको माफ करिए। क्योंकि फॉरगिवनेस का एक, मेरे को भी ब्लॉक हो गया था, मुझे रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि एक इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत चला था, मेरी फैमिली के साथ। तो मेरे को हर रोज वो मेडिटेशन के मिड में आता था और मेरा मेडिटेशन टूट जाता था। मैं बाहर चली गई अपने हस्बैंड के साथ गोवा घूमने ताकि वो दिमाग से वो मेमोरी निकल जाए, परंतु गोवा जाओ या इंडिया के बाहर चले जाओ, वो मेमोरी नहीं हटती है। फिर जब जी मुझे जी। फॉरगिवनेस का मालूम चला तो मैं एक दिन मेडिटेशन के बाद अच्छे से रो के उससे, उसको माफ कर दिया कि बाबा मैं माफ कर दी, तूने जो भी मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ गलत गलत बोल के किया है, पता नहीं किसी जन्म में मैंने शायद बोला होगा और नहीं भी बोला है या जो भी रहा होगा, लेट गो करती हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में अब नहीं सोचूंगी और तुम खुश रहो, ब्लेस रहो तुम। वो दिन और आज का दिन मैंने कभी उसको मेडिटेशन में नहीं देखा। वो मेरे घर आया, मैंने बहुत उसके साथ अच्छे से प्यार से उसको चाय नाश्ता करा के भेजा। तो फॉरगिवनेस आपकी जेन्युइन होनी चाहिए। जिसके साथ भी बिल्कुल। आपकी कड़वाहट है ना, उसको आप समझदारी से, अपने ज्ञान से, अपने मेडिटेशन की स्पिरिचुअल जो एनर्जी आपको मिलती है उसको यूज करके आप उसको फॉरगिव करिए। और जो संगीत, ज्यादा तो जैसे मैम मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ है ज्यादा, हाँ, ब्रदर इन लॉ के साथ है, तो मदर एंड फादर इन लॉ तो है नहीं, तो वो जो ब्रदर इन दबे लॉ हुए, है। तो दबा हुआ जो दुख है ना कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत किया गया, है ना, कभी अपन अपना सप्रेस करके दुख को रखते, तो जब बहुत लॉन्ग पीरियड तक के दुख को अपन संभाल के रखते ना, तो ये जैसे संगीता जी बता रही है, उनका बकायदा पूरा एक वाइटल बॉडी का हमारा मतलब सीरीज था, उसमें इन्होंने पूरा समझाया था कि किस तरीके से हम अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर देते हैं। तब उसी पे आपको काम करना है। आप एफर्मेशन का भी सहारा ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, नेचर में जाना, डाइट में बदलना, आप जो वो प्रैक्टिस बताएंगी वो करना, और हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना। आप देखिए कि आज लाखों लोग ब्रेस्ट कैंसर से विक्ट्री पाए हैं, तो आप भी करेंगे, है ना। और आप संगीता जी की टच में रहिएगा, वो आपको पर्सनल गाइडेंस भी देते रहेंगी, जो जो उनको समझ में आएगा आपको बताने के लिए। ठीक है सुनीता जी जी, जी। चलिए, ईश्वर आपको बहुत थैंक जल्द यू। स्वस्थ करे। और आप हमारे साथ खुशी खुशी बताएं कि आप बिल्कुल हील हो गई हैं।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यस यू। सुनीता जी। थैंक यू संगीता मैम, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जसी मैम। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अगर, क्योंकि बाहर वालों के साथ तो तुम अवॉइड कर सकते हो, फैमिली मेंबर हैं, चाहे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं या और रिश्तेदार हैं, उनके साथ सपोज करो हमारी एनर्जी मैच नहीं करती, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो मैं वो पॉइंट कर लेती हूँ। मतलब सुनीता जी, ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, जैसे कार्मिक अकाउंट, इसको छोड़ दो। मतलब हाँ जी। हर हर इंसान एक अलग अलग अपनी लाइफ की जर्नी लेकर आया है, ये हमें दिमाग में रखना होगा, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारे जो चारों तरफ जो लोग हैं सराउंडिंग में, जी उन्हीं लोगों के साथ ही हम इवॉल्व होना है, उन्हीं लोगों से ही हम इवॉल्व होते हैं। चाहे वो पति हो, बच्चे हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, उन्हीं के जरिए हम इवॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से तो हमारी रोज की बातें होती हैं। अब रोज की बातों में अगर हम सुधार नहीं करेंगे, एनर्जी फ्रीक्वेंसी तो किसी के मैच नहीं होती। चाहे पति पत्नी कितना ही गूढ़ सोलमेट हो तो भी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। माँ माँ और बेटी का, वो एक डॉक्टर ब्रायन वाइस की जो बुक है, लव योर सेल्फ करके, कोई एक बुक आई थी, बहुत साल पहले पढ़ी थी। फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, माँ बेटी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है ना। तो फ्रीक्वेंसी मैच करने की जरूरत भी नहीं है। कोई किसी सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है, कोई किसी सीढ़ी पे है, तो बस हमें एक ऐसे महसूस करना है अंदर से, ये बात जान लेनी, सिद्धांत जान लेना है कि मेरे सामने वाला जो है वो अपनी जर्नी पे है। हमें स्वीकार भाव आना चाहिए। अगर वो स्वीकार नहीं आएगा तो वो बड़े रूप में आएगा फिर। पृथ्वी सर हमेशा कहते थे, आज ये एक्सपीरियंस आपका आ गया ना, ये छोटा है, लेकिन अगर नहीं सीखेंगे तो और बड़ा आ जाएगा, नहीं सीखेंगे तो और बड़ा आ जाएगा, नहीं सीखेंगे तो और बड़ा आ जाएगा, और नहीं सीखेंगे तो अगले जन्म में वो बाय बर्थ ही आ जाएगा वो, ना। जैसे पहले जब बताया था आपको कि जो टाइप 1 डायबिटीज है वो पहले ही आ जाती है ना। ऐसे जुविनाइल अर्थराइटिस ऐसे आ जाते हैं, जुविनाइल ओबेसिटी ऐसे आ जाती है, क्योंकि हम सीखते नहीं है। अब वो नहीं सीखेंगे तो वो एक्सपीरियंस जो है और बड़ा हो जाता है। भाई बड़ा करके सीख लो। एक छोटी किताब आई है, वो छोटी किताब नहीं पढ़ना चाहते तो बड़ी आ जाएगी, पूरी लाइफ में आ जाएगा, है ना। तो ये चीज हमें स्वीकार भाव होना चाहिए कि जो भी मेरे चारों तरफ है उसकी अपनी एक जर्नी है। उस जर्नी के साथ साथ हमें भी अपनी उस साइकिल को चलाना है ना। यही लॉ ऑफ कर्मा है ना, लॉ ऑफ कर्मा साइकिल है ना ये। तो हर कोई आएगा, कोई आएगा जिंदगी में चला जाएगा ना। कोई थोड़ी देर के लिए आएगा, कोई लंबे समय के लिए आएगा। कोई सर्वेंट आता है थोड़े टाइम के लिए आता है, कोई मेड आती है थोड़ी टाइम के लिए, कोई लंबे टाइम के लिए रहती है। इसका मतलब हमारा कोई ना कोई उसके साथ रिलेशन है। और पति पत्नी का, बच्चों का रिलेशन और लंबा है, पूरे लंबा हमें समय बिताना है, तो हमें ही अपनी समझदारी बरतनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी। तो ये चीजें, और जैसे अभी सुनीता मैम कह रही थी पहले, फॉरगिवनेस, मान लो मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया, मेरे बच्चे ने मेरे को खूब डंडे मारे, है ना, और मैं कहूँ कि मेरा बच्चा तो बहुत खराब है, और मैं कहूँ कि चलो फॉरगिवनेस कर लेते हैं, अंदर बैठ के आंख बंद करके फॉरगिवनेस कर ली, और जब बच्चा आया तो मैंने उसको खाना नहीं दिया। तो कौन सी काहे की फॉरगिवनेस? मेडिटेशन में करते रहो फॉरगिवनेस, जब सामने आए तो दुश्मन नजर आता है, तो फिर कौन सी फॉरगिवनेस है? फॉरगिवनेस प्रैक्टिकली होनी चाहिए, है ना। और आज मान लो मैंने खाना दे दिया, कल नहीं दिया, क्योंकि फिर भाव बदल गया। तो ये तो अंदर की जो है ना शुद्धि करनी पड़ेगी। अंदर की शुद्धि के बगैर बात नहीं बनती। हमारे अंदर करेक्शंस होनी जरूरी है। हमें रहना ही सिर्फ चेतन तत्व में है। अगर हम उसको प्रैक्टिकल देखें, फॉरगिवनेस में बार बार हमें याद आ रहा है किसी से नफरत है, नफरत है, हमने कर दिया, हमने उसको माफ भी कर दिया, लेकिन फिर वो हमारे सामने आया तो हमारी फिर नफरत जाग उठी, तो फिर क्या फायदा है उसका? तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मेडिटेशन है वो हमें अवेयर करता है, सिद्धांत बताता है, देखो तुम्हें माफ करना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। लेकिन माफ नहीं किया तो ठीक है, वो बड़े एक्सपीरियंस के रूप में आ जाएगा।
और बड़ा आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, शनि का चक्र जो है वो 18 साल है, कितने साल है ना, वो इसीलिए होता है कि 18 साल में नहीं सुधरोगे तो अगले जन्म में भी वो 18 नहीं, फिर वो 36 साल का हो, है ना, वो बचपन से ही आ जाता है, तो ऐसे होता है। ओके। कहा जाता है थैंक कि यू सो फॉरगिवनेस मच। आप दूसरों को नहीं देते हो, अपने लिए करते हो, है ना। बेस्ट गिफ्ट रहती है जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारी शांति शुरू होती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है।